जब मैं पहली बार इस वर्ल्ड में आया तो मैंने अपनी बॉडी में सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रेंथ ऐड की थी। पर तब भी मैं एक सिंगल स्ट्राइक से किसी भी इंसान के टुकड़े टुकड़े कर सकता था। सेकेंड ईयर तक मैंने अपनी स्ट्रेंथ को और आगे पुश किया और मेरी बॉडी इतनी टफ हो गई कि ब्लेड्स मुझे हार्म नहीं कर सकते थे। मैं बेयर हैंड से सॉर्ड्स को पकड़कर उन्हें बॉल्स ऑफ आयरन में ट्विस्ट कर सकता था, जैसे कि वो कुछ हो ही ना। उस टेरिफाइंग एबिलिटी के कारण मुझे सिटी में डेप्यूटी शेरिफ की पोजीशन मिल गई और मैं स्टेट की प्रोटेक्शन के अंडर कंफर्टेबली जीने लगा। फिर थर्ड ईयर में नॉर्थ में अचानक वॉर ब्रेकआउट हो गया, जब बैंडिट्स ने हर जगह अपने अटैक्स लॉन्च कर दिए। फॉर्चुनेटली मेरे कोई पेरेंट्स, फैमिली या लव्ड वंस नहीं थे। गवर्नमेंट मुझ जैसे इंसान से सबसे ज्यादा डरती थी, एक लोन मैन जिसके पास ओवरवेलमिंग पावर हो। उन्हें डर था कि मैं भाग ना जाऊं, पर उन्हें यह भी डर था कि मैं रेबल ना कर दूं। तो इन दी एंड उन्होंने मुझे कभी बैटलफील्ड पर फोर्स नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली मेरा चीफ ऑफ सिक्योरिटी इतना लकी नहीं था। वॉर के लिए निकलने से पहले उसकी आंखें आंसुओं से लाल थीं जब उसने अपनी 10 ईयर ओल्ड डॉटर कुंगरेन को मेरे केयर में छोड़ दिया। हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो फेयरवेल परमानेंट बन जाएगा। उसके बाद मैं ऑलमोस्ट इनविंसिबल हो गया। बैंडिट्स के नाम का जिक्र ही ऑर्डिनरी लोगों को टेरिफाई कर देता था। फिर भी मैं अकेला उनकी टेरिटरी में गया और मेरे हाथ में सिर्फ एक सिंगल ब्लेड था। मैंने अकेले 20 से ज्यादा आदमियों को स्लॉटर कर दिया और जो मैंने किया था उसे देखने के बाद ओल्ड मेयर ने पर्सनली मुझे अपना सक्सेसर चूज कर लिया, जबकि टाउन के लोग मुझे किसी गार्डियन डीटी की तरह वर्शिप करने लगे। पर एक प्रॉब्लम थी जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता था। जिन बैंडिट्स को मैंने मारा था उनमें से एक का भाई था जिसका नाम वाई फैंग था। 2 साल पहले प्योर लक से वो आदमी एक इमॉर्टल कल्टीवेशन सेक्ट में एंटर कर गया था। लोग कहते थे कि कल्टीवेटर्स अपने मरे हुए लोगों का अवेंज लेने के लिए कल तक का वेट नहीं करते। फिर भी एक चीज थी जिसने मुझे काम डाउन किया। एक बार जब कोई इमॉर्टल माउंटेन पर चढ़ जाता था तो वो कम से कम 20 ईयर्स तक वहां से लीव नहीं कर सकता था। मैंने अपनी उंगलियों पर काउंट किया और इमीडिएटली एक साई ऑफ रिलीफ ली। 20 ईयर्स बाद हम देखेंगे कि किसने किसको मारा। 11th ईयर तक स्ट्रेंथ की 10 पॉइंट स्टैक करने के बाद मैं ऑलरेडी एक सिंगल पंच से क्रिएट कर सकता था, एक वैक्यूम। ये तब था जब मुझे फाइनली रियलाइज हुआ कि मेरी बॉडी के बारे में कुछ कंप्लीटली एबनॉर्मल था। ऐसा लग रहा था जैसे डेस्टिनी ने खुद मुझे चूज किया हो। फिर 13th ईयर के दौरान 2 न्यूज एक ही टाइम पर आई। बैड न्यूज ये थी कि कुंगरन के फादर बैटल में मारे गए थे। वो छोटी बच्ची इतना रोई कि उसने मेरा हार्ट शैटर कर दिया। पर उस ग्रीफ से रिकवर होने से पहले ही एक और मैसेज सिटी में स्प्रेड हो गया। शिंगचो पैलेस से एक इमॉर्टल मास्टर माउंटेन से नीचे उतरे थे डिसाइपल्स को रिक्रूट करने के लिए, ये क्लेम करते हुए कि इस जगह पर एक ग्रेट बेरर ऑफ डेस्टिनी एग्जिस्ट करता है। एट फर्स्ट मुझे ऑनेस्टली लगा कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, पर टेस्ट के बाद ट्रूथ बाहर आ गया। ट्रू चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी एक्चुअली शंग्रेन थी। उसने शुरू में जाने से रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उसने बहुत पहले ही मेरी इटर्नल यूथ का सीक्रेट डिस्कवर कर लिया था। एक दिन मेरे साथ खड़े होने के लिए वो इवेंचुअली इमॉर्टल सेक्ट की डिसाइपल बनने के लिए अग्री हो गई, पर सिर्फ एक कंडीशन पर, कि वो मुझे भी अपने साथ ले जाएं। अनफॉर्चुनेटली सेक्ट ने मुझे ट्रीट किया विद कंप्लीट कंटेम्प्ट। उन्होंने सबसे पहले मेरी बोन्स को एग्जामिन किया और फिर कोल्डली मेरे ऊपर 4 वर्ड्स फेंके, अ रेबल विदाउट डेस्टिनी। उनके लिए मुझे सेक्ट में लाना सिर्फ एक बर्डन बन जाता। मुझे गेट पर ही रिजेक्ट कर दिया गया। एज कॉम्पनसेशन उन्होंने मुझे एक आइटम चूज करने अलाउ किया। मैंने डिवाइन वेपन्स और प्राइसलेस ट्रेजर्स को इग्नोर किया और इसकी जगह पूछा कि क्या ऐसी कोई कल्टीवेशन टेक्निक एग्जिस्ट करती है जो लाइफ स्पैन को कल्टीवेशन पावर के लिए एक्सचेंज कर सके। सेक्ट मेंबर्स ने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं कोई कंप्लीट इडियट हूं, पर उनमें से एक ने फिर भी मेरी तरफ एक मैनुअल टॉस कर ही दी। उस टेक्निक में स्टेटेड था 300 years to condense the golden elixir, 3000 years for the primordial infant stage, 30,000 years एक सेंट बनने के लिए और 300,000 years ट्रू इमॉर्टैलिटी और इनविंसिबिलिटी अचीव करने के लिए। जिस चीज ने मुझे और भी ज्यादा शॉक किया वो ये था कि ये यूजर को अपनी कल्टीवेशन स्पीड को ट्रिपल करने के एक्सचेंज में अपना 3 टाइम्स लाइफ स्पैन बर्न करना अलाउ करता था। जिस मोमेंट मैंने इसे पढ़ा मैं मुश्किल से अपनी एक्साइटमेंट सप्रेस कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये टेक्निक स्पेसिफिकली मेरे लिए ही क्रिएट की गई हो, जहां दूसरों को जरूरत होती 300 ईयर्स की, मुझे सिर्फ 100 की जरूरत थी। उसके बाद टाइम जल्दी पास हो गया और इससे पहले कि मैं रियलाइज करता और 10 ईयर्स गुजर चुके थे। ओल्ड मेयर फाइनली रिटायर हो गए और नेचुरली मैं सिटी का न्यू मेयर बन गया। तब तक मेरा स्टेटस पैनल ऑलरेडी टेरिफाइंग बन चुका था। मेरे स्ट्रेंथ पॉइंट्स एक अनबिलीवेबल लेवल तक पहुंच चुके थे और मेरे डेस्टिनी पॉइंट्स बढ़कर 6 हो गए थे। मैं कैजुअली अपनी फिंगर टिप से ट्री से एक लीफ तोड़ सकता था और 50 मीटर दूर से सॉलिड रॉक को पियर्स कर सकता था। मेरी ओवरवेलमिंग डेस्टिनी के सपोर्ट के साथ मेरी डेथ आर्ट इवॉल्व हो चुकी थी इनटू द ग्रेट आर्ट ऑफ डेथ। मेरी रेपुटेशन और भी दूर दूर तक स्प्रेड होने लगी, लैंड के हर कॉर्नर से काउंटलेस मार्शल आर्टिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हुए। ऑर्फन्स जिनके क्लैंस एक्सटर्मिनेट हो चुके थे, अबैंडन्ड जीनियसेस जिन्हें उनके सेक्ट्स ने रिजेक्ट कर दिया था, और ब्रोकन मेरिडियंस वाले क्रिपल्ड प्रोडिजीज। फर्स्ट ग्लैंस में उनमें से हर एक किसी ग्रैंड स्टोरी के चोजन हीरो की तरह लग रहा था। वो दिन रात मेरे रेजिडेंस के बाहर नील करते थे, मुझसे उन्हें एज डिसाइपल्स एक्सेप्ट करने की बेगिंग करते थे, पर मैंने हर एक को बिना हेजिटेशन के रिजेक्ट कर दिया।
क्या ये कोई जोक था? जिन लोगों के पास इतना कर्मा, हेट्रेड और डेस्टिनी हो, वो मेरी लाइफ में सिर्फ एंडलेस ट्रबल ही ड्रैग करेंगे। ऐसे एक डिसाइपल को भी लेने का मतलब था डेकेड्स के लिए डिजास्टर्स गारंटी करना, पर उन लोगों ने जाने से रिफ्यूज कर दिया। इन दी एंड उन सभी ने सिटी में ही सेटल डाउन कर लिया, और उनकी वजह से गैंग की पीसफुल सिटी धीरे धीरे एक मिनिएचर मार्शल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म हो गई। एक दिन किसी ने डेलिबरेटली मेरी टेरिटरी के अंदर एक गैंग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके मेरी ट्रू स्ट्रेंथ को टेस्ट करने की कोशिश की। उस टाइम मैं एक टी हाउस के अंदर कामली बैठा था, बिना स्टैंड अप होने की बॉदर किए हुए। मैंने सिंपली अपनी फिंगर एक कप ऑफ टी में डिप की और वाटर की एक सिंगल ड्रॉप आगे की तरफ फ्लिक कर दी। वो टाइनी ड्रॉपलेट एक कैनन बॉल की तरह शूट आउट हुई और उस प्रोवोकेटर को डजन्स ऑफ मीटर्स दूर ब्लास्ट कर दिया, जबकि उसके पीछे आधी स्ट्रीट एक्सप्लोड होकर टुकड़ों में बट गई। क्राउड डर से इंस्टेंटली पेल हो गई। उस इंसिडेंट के बाद क्राइसिस इमीडिएटली डिसअपियर हो गया और बाद में माफिया लीडर भी पर्सनली मुझसे अपोलोजाइज करने आया। उसे डर था कि मैं बैलेंस ऑफ पावर के साथ इंटरफियर करूंगा और रीजन की ऑर्डर को ओवरटर्न कर दूंगा। पर रियलिटी में मुझे मॉर्टल अफेयर्स की कभी परवाह ही नहीं थी इन द फर्स्ट प्लेस। जब तक इमॉर्टल्स इस वर्ल्ड में डिसेंड नहीं करते, मैं क्वाइटली हमेशा के लिए हिडन रह सकता था। यही हमेशा से मेरा पाथ रहा था। पर कुछ टाइम बाद इस वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने वाली सील अचानक क्रैक होने लगी और अंडरवर्ल्ड के डीमंस ने किंगडम ऑफ डामिंग पर इन्वेड कर दिया। क्राउन प्रिंस खुद अपनी ओल्डर सिस्टर प्रिंसेस लियोन के साथ पर्सनली मेरी हेल्प के लिए बेग करने आए। मैं इवेंचुअली उनकी बात सुनने के लिए अग्री हो गया और उनके मुंह से मैंने फाइनली इस वर्ल्ड के बारे में ट्रूथ सीखा। ये जगह केवल एक मॉर्टल रेल्म थी, जबकि ट्रू कल्टीवेशन वर्ल्ड स्पिरिट रेल्म में एग्जिस्ट करता था। अगर स्पिरिट रेल्म के कल्टीवेटर्स फोर्सफुली मॉर्टल वर्ल्ड में डिसेंड करते तो हेवन खुद उन्हें सप्रेस कर देता। यही वजह थी कि बहुत ही कम इमॉर्टल्स कभी नीचे आते थे। जिस मोमेंट मैंने वो एक्सप्लेनेशन सुनी, मुझे अचानक सब कुछ समझ आ गया और एक लॉन्ग वाइल में पहली बार मुझे जेन्युइन जॉय फील हुई। ऐसा लग रहा था कि इस वर्ल्ड में एक्चुअली उतने ज्यादा ट्रूली पावरफुल फिगर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। जब तक मैं टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए हिडन रहूंगा, सूनर और लेटर मैं कंप्लीटली इनविंसिबल बन जाऊंगा। अभी बाहर जाकर फाइट करने के बजाय मैंने फर्मली भाग जाने का डिसीजन लिया। नेक्स्ट मोमेंट मेरी बॉडी मूव हुई और मैं डायरेक्टली स्काई में वैनिश हो गया। वॉर्स लड़ने की एक एंटायरली डिफरेंट प्राइस लगती थी और ये सिंपली बहुत डेंजरस था। मैं किसी भी हाल में इसके लिए अग्री नहीं होता। पर कुछ दिन बाद अचानक बिना किसी अपैरेंट रीजन के सिटी भर में ड्राइड और हॉरिबली म्यूटिलेटेड कोर्प्सेस अपीयर होने लगे। एग्जैक्ट सेम थिंग डेकेड्स पहले भी हुई थी और मुझे अभी भी याद था कि तब मंक यिन यून इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हुए डिसअपियर हो गए थे। जो इवेंचुअली लौट कर आया वो सिर्फ उनकी कोर्प्स और एक सुसाइड लेटर था। उस लेटर में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कल्प्रिट एक मैसिव सर्पेंट था जो डीप अंडरग्राउंड छुपा था। एक ऐसा मॉन्स्टर जो कल्टिवेट करने के लिए ह्यूमंस की लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब करके एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने की वर्ज पर था। लेटर पढ़ने के बाद मैंने विलेजर्स की तरफ देखा और कामली पूछा, क्या आप में से किसी ने ओल्ड डीमन ऑफ माउंट पान की स्टोरी सुनी है? फिर मैं क्वाइटली खुद को स्माइल किया। वो सो कॉल्ड ओल्ड डीमन मैं ही था। उसी रात मैं अकेला माउंटेन में गया, उस इनॉर्मस माउंटेन को फेस करते हुए जिसका शेप एक सर्पेंट की टेल जैसा था। मेरी स्ट्रेंथ के अब 25 पॉइंट्स पर रीच होने के साथ मैंने स्लोली अपनी राइट फिस्ट रेस की। फिर मैंने आगे की तरफ एक बार पंच किया। एक इंस्टेंट में माउंटेन कोलैप्स हो गया। हेवन और अर्थ ट्रेंबल करने लगे और मेरी स्ट्राइक की फोर्स से पूरी माउंटेन रेंज शैटर हो गई। बिखरे हुए स्कैटर्ड रॉक्स के बीच एक जायंट सर्पेंट जो डजन्स ऑफ मीटर्स लंबा था एगनी में राइड कर रहा था। वो मॉन्स्टर फ्यूरियसली रोर करने लगा। मुझे ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए सिर्फ 100 और ह्यूमंस की जरूरत थी। मेरी इमॉर्टैलिटी के पाथ को इंटरप्ट करके क्या तुम्हें हेवनली पनिशमेंट का डर नहीं है? मैंने उसकी तरफ कामली देखा और रिप्लाई किया, सॉरी पर मैं इस वर्ल्ड से नहीं हूं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे लोकल हेवन के पास मेरे ऊपर कोई अथॉरिटी भी है। फिर मैंने एक और पंच फेंका और उस सर्पेंट को ऑन द स्पॉट किल कर दिया। अनएक्सपेक्टेडली 7 क्लाउड्स के सपोर्ट के साथ मैं मैनेज कर पाया एक्सट्रैक्ट करने में एक ट्रेस ऑफ ड्रैगन एनर्जी उस क्रीचर से। और यहां तक कि मैंने लॉन्ग रेंज अटैक टेक्निक्स भी मास्टर कर ली। उस मोमेंट मैंने एस्टिमेट किया कि मेरी कॉम्बैट स्ट्रेंथ ऑलरेडी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की 8 या 9 स्टेज के करीब रीच कर चुकी थी। अगले दिन विलेजर्स ने डिस्कवर किया कि पूरा माउंटेन बिना किसी ट्रेस के कंप्लीटली वैनिश हो चुका था। उन्हें इमीडिएटली सस्पेक्ट हुआ कि ये मेरा काम है और उन्होंने मुझे एक न्यू टाइटल दिया, ऑलमोस्ट इनविंसिबल। ऑलमोस्ट क्यों? क्योंकि उनमें से किसी ने भी कभी मुझे किसी ट्रू इमॉर्टल कल्टीवेटर से फाइट करते नहीं देखा था। फिर भी उस इवेंट के बाद काउंटलेस मार्शल आर्टिस्ट सिटी में फ्लड करने लगे सिर्फ मुझे वर्शिप करने के लिए। उन जियांगू लोगों की वजह से सिटी का नाम इवेंचुअली लिटिल जियांगू रख दिया गया। पर ऑनेस्टली इसमें से किसी भी चीज का मुझसे अब कोई खास लेना देना नहीं था। मैं ठीक से लोकी भी स्टे नहीं कर पा रहा था। अब कई डेकेड्स की सेक्लूडेड कल्टीवेशन के बाद आउटसाइड वर्ल्ड कंप्लीटली चेंज हो चुका था। ग्रेट चिन एम्पायर का नया एम्परर, मेरा यंगर ब्रदर, थ्रोन पर असेंड हुआ और उसने किंगडम की डिफेंसिव लाइंस को शैटर कर दिया। एट द सेम टाइम लिटिल जियांगू को अपने खुद की एक टेरिफाइंग क्राइसिस का सामना करना पड़ा। 30 इयर्स पहले वाई फेंग ने एक इमोर्टल सेक्ट ज्वाइन किया था और अब नदी की दूसरी तरफ 30 इयर्स के बाद वो फाइनली रिटर्न आ गया था।
आज का वाइफेंग अब कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, बल्कि एक इमोर्टल सेक्ट का ट्रू डिसाइपल था। वो यहाँ ये पता चलने के बाद आया था कि उसका भाई लिटिल जियांगहू में मारा गया था और उसकी इस एंटायर जर्नी का सिर्फ एक ही पर्पस था, रिवेंज। अपनी शेयर पावर से लिटिल जियांगहू के 4 ग्रेट मास्टर्स को इंटिमिडेट करने के बाद उसे पता चला कि सिटी के अंदर अभी भी कोई ऐसा है जो एक इमोर्टल की तरह माउंटेन्स को शैटर करने और रिवर्स को डाइवर्ट करने के केपेबल है, मैं। जिस मोमेंट वाइफेंग ने वो रूमर सुने, वो इमीडिएटली समझ गया कि उसके भाई का किलर मोस्ट लाइकली मैं ही था। पर उसे मेरी स्ट्रेंथ से कोई फियर फील नहीं हुआ। माउंटेन्स ब्रेक करना और रिवर्स को रीडायरेक्ट करना, उसे बिलीव था कि वो भी सेम थिंग कर सकता है। इन दी एंड 4 ग्रेट सेक्ट्स के पास पर्सनली मेरे रेजिडेंस आने और मुझे सेक्लूजन से जगाने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची। और बस ऐसे ही डेकेड्स की हाइडिंग के बाद एक ट्रू इमोर्टल कल्टिवेटर के खिलाफ मेरी फर्स्ट बैटल फाइनली अबाउट टू बिगिन थी। सरप्राइजिंगली मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ, क्योंकि रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल थे। पहली चीज जो मुझे करनी थी वो थी टेस्ट द वाटर्स। अब तक मेरे स्ट्रेंथ पॉइंट्स 35 तक बढ़ चुके थे। मेरी पावर को अब ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता था। वाइफेंग को फेस करते हुए जब वो सभी के ऊपर स्काई में एरोगेंटली फ्लोट कर रहा था, मैं कंप्लीटली काम रहा। मेरी तरफ सुपीरियरिटी के साथ नीचे देखते हुए उसने स्नीयर किया, तो तुम ही वो ट्रैश हो जिसने मेरे भाई को मारा। फिर वो कोल्डली चिल्लाया, अभी किल योरसेल्फ या फिर मैं इस सिटी के हर एक वर्मिन को स्लॉटर कर दूंगा। मैंने कामली रिप्लाई किया, तुम्हें एक्सक्यूजेस की जरूरत नहीं है, तुम्हारा किलिंग इंटेंट ऑलरेडी बहुत हैवी है। मैंने और एक वर्ड भी वेस्ट नहीं किया। उसने अपना हाथ उठाया और इंस्टेंटली मेरी तरफ एक फ्लाइंग स्वॉर्ड रिलीज कर दी। क्राउड की हॉरिफाइड गेज के अंडर मैंने कैजुअली अपनी 2 फिंगर्स आगे एक्सटेंड की और एफर्टलेसली उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को मिड एयर में पकड़ लिया। फिर अपने हाथ की एक लाइट फ्लिक से एक ओवरवेलमिंग रिकॉइल फोर्स आगे की तरफ एक्सप्लोड हुई और उसने वाइफेंग को हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स दूर ब्लास्ट कर दिया। मैंने उसे हल्की डिसअपॉइंटमेंट के साथ देखा और पूछा, तो क्या एक इमॉर्टल कल्टिवेटर ऐसा दिखता है? इन शब्दों ने उसे ह्यूमिलिएशन और रेत से पूरी तरह पागल कर दिया। उसने तुरंत अपना डेस्टिनी आर्टिफैक्ट समन किया, जो काउंटलेस सोर्ड्स की बारिश में बदल गया और मेरी तरफ तेजी से आने लगा, मेरी बॉडी को फाड़ने की कोशिश में। मैंने बस अपना हाथ उठाया, गोल्डन ड्रैगन एनर्जी आसमान में रोर करते हुए निकली और उस पूरे स्टॉर्म ऑफ सोर्ड्स को इंस्टेंटली टुकड़ों में शैटर कर दिया। फिर मैंने डायरेक्टली उसकी तरफ देखा और कोल्डली कहा, लेट मी शो यू क्या ट्रू इमॉर्टल कल्टिवेशन असल में होता है। मैंने उसकी तरफ एक फिंगर पॉइंट की, हवा एक्सप्लोड हो गई, जमीन वायलेंटली कांपने लगी। एनर्जी की एक टेरिफाइंग वेव ने इंस्टेंटली यायूंग को वहीं पर डस्ट में रिड्यूस कर दिया। एक फिंगर से मैंने एक रिवर को स्प्लिट कर दिया, एक माउंटेन डिस्ट्रॉय कर दिया और एक आदमी की एग्जिस्टेंस को इरेज कर दिया। एक इमॉर्टल कल्टिवेटर को सिंगल फिंगर स्ट्राइक से इंस्टेंटली मारते हुए देखकर मेरे आसपास खड़े सभी लोग पूरी तरह फ्रोजन खड़े थे। किसी में सांस लेने की हिम्मत तक नहीं थी। जबकि मैंने कामली पास ही इकट्ठे हुई जंगू वॉरियर्स और वाइफंग से कनेक्टेड इमॉर्टल सेक्ट की तरफ देखा। उनसे मुझे पता चला कि वियोंग हजारों मील दूर स्थित शुआन सेक्ट का एक डिसाइपल था। एक कल्टिवेटर बनने से पहले ही उस आदमी ने ऑलरेडी काउंटलेस ईवल डीड्स किए थे। फिर भी सेक्ट ने उसे बिना किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट कर लिया। एज फॉर मी, मैं ग्रेट चिन में अकेला कल्टिवेटर बचा था जिसने परमानेंटली मॉर्टल वर्ल्ड में रुकने का फैसला किया। रूमर्स थे कि एम्पायर का स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर लगभग 100 साल पहले क्लोज डोर डेथ कल्टिवेशन में एंटर कर चुका था। ऑनेस्टली, मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकता था कि वो ओल्ड मैन सच में यूजलेस हो, क्योंकि अगर वोंग जैसा कोई मॉर्टल रेल्म में फ्रीली इंटरफियर कर सकता था तो ये दुनिया मेरी सोच से भी बुरी शेप में थी। मैं शुरू से ही कोई अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन कुछ चीजों को टॉलरेट करना मेरे लिए भी मुश्किल था। उसके बाद लाइफ धीरे धीरे फिर से पीसफुल हो गई। चारों सेक्ट लीडर्स ने मेरे पुराने टूटे फूटे घर को रेनोवेट करने का ऑफर दिया, लेकिन मैंने उन सबको रिफ्यूज कर दिया। 80 साल ऑलरेडी बीत चुके थे। हर पुराना दोस्त जिसे मैं कभी जानता था बहुत पहले ही मर चुका था और सिर्फ उस वॉर्न आउट हाउस में ही पास्ट के ट्रेसेस बचे थे। कुछ मेमोरीज अनटच्ड रहना ही डिजर्व करती हैं। उसके थोड़े ही समय बाद एक ओल्ड एक्वेंटेंस मुझसे मिलने वापस आया, जस्टिस ब्यूरो का ऑफिसर। उस वक्त वो यूथफुल स्पिरिट और एम्बिशन से भरा हुआ था, लेकिन अब एज के साथ उसके बाल पूरी तरह वाइट हो चुके थे। मैंने उसे देखकर चुपचाप साई किया। इतने लंबे समय तक फाइट करने के बाद भी ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ओल्ड एम्परर की मौत हो चुकी थी और यंग रूलर थ्रोन पर बैठ गया था, जिसने पूरे इंपीरियल कोर्ट को केओस में डाल दिया था। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी थी और अब सब कुछ एल्डेस्ट प्रिंसेस पर डिपेंड कर रहा था, जो पर्सनली आर्मी को लीड करके बड़ी डिफिकल्टी से सेकंड लाइन होल्ड कर रही थी। उस ओल्ड मैन ने एग्जॉस्टेड आंखों से मेरी तरफ देखा और कहा, मास्टर, ग्रेट चिन में अब कोई जनरल्स नहीं बचे हैं। हम इमॉर्टल सेक्ट्स पर भी रिलाई नहीं कर सकते। राइट नाउ सिर्फ आप ही ग्रेट चिन को सेव कर सकते हैं। मैंने हल्का सा फ्राउन किया और पूछा, एल्डेस्ट प्रिंसेस खुद आर्मी कमांड कर रही है, क्या ग्रेट चिन में सच में कोई आदमी नहीं बचा? एक औरत को वॉर में क्यों जाना चाहिए? मैं बस उसे रिफ्यूज ही करने वाला था, लेकिन मेरे शब्द अचानक बीच में ही रुक गए। मेरा इनडिफरेंट एक्सप्रेशन देखकर उस ओल्ड मैन ने अपने दांत पीसे और आगे बोला, भली ही एल्डेस्ट प्रिंसेस एक औरत है, उनके अंदर खुद फाउंडिंग एम्परर की स्पिरिट है। उन्होंने कहा कि अगर ग्रेट चिन फॉल कर गया तो इस दुनिया के लोग नॉर्दर्न एनिमीज द्वारा पाले गए लाइफ स्टॉक बन जाएंगे।
मास्टर, क्या आप भी इस मॉर्टल वर्ल्ड से नहीं आए हैं? क्या आप सच में ऐसा होते हुए देख सकते हैं? मैं कुछ पल के लिए साइलेंट रहा। ग्रेट चिन का हर जनरल ऑलरेडी बैटल में मारा जा चुका था, फिर भी एक अकेली औरत डेस्परेटली लाइन को होल्ड किए हुए थी। ऑनेस्टली ये वाकई थोड़ा डिस्ग्रेसफुल था। ओल्ड मैन ने तुरंत आगे कहा, अगर मास्टर एक्ट करने के लिए अग्री होते हैं तो ये वॉर पक्का काम हो जाएगी। मैंने इम्पेशेंटली अपना हाथ हिलाया और रिप्लाई किया, बस करो, मुझे फ्लैटर करना बंद करो, बैटलफील्ड कहाँ है? ओल्ड मैन ने जल्दी में आंसर दिया, हैंगिया पास, 3000 ली दूर। मैंने चुपचाप अपनी स्ट्रॉ हैट पहनी। 3000 ली, इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता। आपको कम से कम सेफली वापस आना चाहिए। कमरे के अंदर अचानक हवा का एक टेरिफाइंग गस्ट एक्सप्लोड हुआ, इतना पावरफुल कि ओल्ड मैन अपनी आंखें भी नहीं खोल पाया। जब उसने आखिरकार वापस देखा, मैं पूरी तरह डिसअपियर हो चुका था। उसके नीचे ब्लू स्टोन फ्लोर में बस 2 डीप फुटप्रिंट्स धसे हुए बचे थे। इसी बीच 3000 ली दूर हांगिया पास के बैटलफील्ड में ढलते हुए सूरज ने आसमान को ब्लड रेड पेंट कर दिया था। ग्रेट चिन का फाइनल डिफेंसिव फोर्ट्रेस ऑलरेडी कोलैप्स होने की कगार पर था। दीवारों पर कॉर्प्सेस भरी पड़ी थी और एक फटे हुए ड्रैगन बैनर के नीचे एल्डेस्ट प्रिंसेस लियू रू यांग खड़ी थी। उनका सिल्वर आर्मर ब्लड से डार्क रेड डाई हो चुका था। जब वो एक टूटी हुई सोर्ड के सहारे खड़ी थी, हेवीली सांस ले रही थी। वो अपनी जान पर खेलकर ग्रेट चिन की फाइनल डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर रही थी। पास के बाहर शहर के ऊपर डार्क क्लाउड्स मंडरा रहे थे, जबकि लाखों नॉर्दर्न सोल्जर्स बिना अटैक किए वेट कर रहे थे। रीजन सिंपल था, उनके ऊपर आसमान में हाई फ्लोट कर रहा एक ओल्ड मैन था जो व्हाइट रोब्स पहने हुए था। वो एक मैसिव व्हाइट बोन आर्टिफैक्ट के टॉप पर खड़ा था और हाथ में एक 10 सोल्स बैनर पकड़ा हुआ था जो काउंटलेस स्क्रीमिंग स्पिरिट से भरा था। अपनी सिनिस्टर आंखों से लियू रुयांग को नीचे देखते हुए उसने कोल्डली हंसा और कहा, लिटिल ब्यूटी, ये सर्वेंट शियू सेक्ट का एक एल्डर है। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे पास डिसेंट स्पिरिचुअल रूट्स हैं। अगर तुम ओबीडियंटली मेरी डिसाइपल बन जाओ तो शायद मैं ग्रेट चिन इंपीरियल फैमिली का एक ड्रॉप ब्लड स्पेयर कर दूं, वरना आज मैं इस शहर का मैसेकर कर दूंगा और तुम सबकी सोल्स को रिफाइन कर दूंगा। लियू रुयांग ने दांत पीसे और चिल्लाते हुए जवाब दिया, ग्रेट चिन के अंदर सिर्फ ऐसी प्रिंसेसेस हैं जो बैटल में मरती हैं। यहां सरेंडर करने वाला कोई रॉयल्स नहीं है। आज मैं तुम जैसे किसी ईवल सॉर्सरर के आगे कभी अपना सर नहीं झुकाऊंगी। उस व्हाइट रोब्ड एल्डर ने कोल्डली स्नीयर किया और अपना 10,000 सोल्स बैनर वीव किया। इंस्टेंटली एक टेरिफाइंग घोस्ट विंड पूरे बैटलफील्ड में रोर करने लगी और काउंटलेस ब्लैक सोल्स मिलकर एक इनॉर्मस स्पेक्ट्रल हैंड में कंडेंस हो गई जो सिटी वॉल्स की तरफ स्मैश होने लगा। इस अटैक को अंडरवर्ल्ड स्पेक्ट्रल पाम कहा जाता था, जो एडवांस्ड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट्स रेल्म के एक कल्टिवेटर का फुल पावर स्ट्राइक था। ऐसी पावर के खिलाफ मॉर्टल आर्मीज इंस्टेंटली ब्लड और फ्लैश में मेल्ट हो जाएंगी। लियू रुयांग ने डिस्पेयर में धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही वो किंगडम का गेट डिफेंड करने वाली होंगी, एक इमॉर्टल कल्टिवेटर पर्सनली मॉर्टल अफेयर्स में इंटरफियर करेगा। क्या ये वाकई एंड था? लेकिन उस क्रिटिकल मोमेंट पर आसमान अचानक एक एक्सप्लोसिव साउंड के साथ फट गया। सबने इंस्टिंक्टिवली ऊपर देखा और आसमान से एक सायन लाइट की स्ट्रीक को धरती की तरफ एक मीटियोर की तरह क्रैश होते हुए देखा। एक मोमेंट के बाद वो स्ट्रीक ऑफ लाइट वायलेंटली उस जाइगैंटिक स्पेक्ट्रल हैंड से मिड एयर में टकराई। इसके पीछे कोई सोफिस्टिकेटेड टेक्निक नहीं थी, सिर्फ प्योर और ब्रूटल काइनेटिक फोर्स थी। एक पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखने वाला अंडरवर्ल्ड स्पेक्ट्रल पाम सायन लाइट के कांटेक्ट में आते ही टोफू की तरह इंस्टेंटली शैटर हो गया, जैसे किसी आयरन हैमर से स्ट्रक हुआ हो और ब्लैक मिस्ट में एक्सप्लोड हो गया। फिर वो स्ट्रीक ऑफ लाइट बिना स्लो हुए नीचे आती रही और डायरेक्टली सिटी वॉल्स के सामने वाले स्क्वायर में क्रैश कर गई। जमीन वायलेंटली हिलने लगी जैसे एक मैग्नीट्यूड 10 का अर्थक्वेक आया हो। शॉकवेव ने काउंटलेस नॉर्दर्न कैवलरी सोल्जर्स और होर्सेस को हवा में ब्लास्ट कर दिया। एक पल के लिए पूरे बैटलफील्ड पर एब्सोल्यूट साइलेंस छा गई। चाहे वो नॉर्दर्न आर्मी हो या दीवारों पर खड़े डिफेंडर्स, सब मेरे ऊपर कंप्लीट शॉक में घूर रहे थे। कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। डस्ट धीरे धीरे क्लियर हुई और सेंटर में एक इनॉर्मस क्रेटर रिवील हुआ, जहां मैं कामली खड़ा हो गया। मैंने कैजुअली अपने रोब से डर्ट साफ की, अपनी स्ट्रॉ हैट को एडजस्ट किया और खुद से मटर किया। रास्ता थोड़ा ज्यादा लंबा था, मैं लैंडिंग को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया। लियू रुयांग ब्रीफली फ्रीज हो गई, इससे पहले कि वो कांपती हुई आवाज में पूछती, क्या मैं जान सकती हूं ये इमॉर्टल मास्टर किस सीक्रेट माउंटेन से आए हैं? मैं उनकी तरफ मुड़ा और कामली रिप्लाई किया, मैं कोई इमॉर्टल मास्टर नहीं हूं। फिर मैंने आसमान में फ्लोट कर रहे उस व्हाइट रोब्ड एल्डर की तरफ देखा, जो खुद भी स्टन्ड लग रहा था। मैं बस एक टाउन चीफ हूं। मैंने सुना यहां कोई ट्रबल क्रिएट कर रहा है, तो मैं देखने आ गया कि क्या मैं इसे सेटल कर सकता हूं। उस एल्डर ने इमीडिएटली रिप्लाई किया, अपनी स्पिरिचुअल सेंस मेरी बॉडी पर स्वीप की, सिर्फ ये डिस्कवर करने के लिए कि मेरे अंदर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस नहीं थी। उसकी नजरों में मैं एक मॉर्टल वॉरियर से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था, जिसने कुछ एक्सटर्नल मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स प्रैक्टिस की हों। भले ही वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसका डिमोनिक पाम पहले कैसे डिस्ट्रॉय हो गया। मॉर्टल्स के प्रति कल्टिवेटर्स का एरोगेंस ऑलरेडी उसकी हड्डियों की गहराई तक काव्ड था। ह्यूमिलिएटेड और फ्यूरियस होकर उसने जल्दी से एक हैंड सील फॉर्म की और एक ब्लड रेड फ्लाइंग स्वॉर्ड समन की,
जो मेरी फोरहेड की तरफ क्रिम्सन लाइटनिंग की एक स्ट्रीक की तरह शूट हुई। लियू रुयांग टेरर में चिल्लाई, इमॉर्टल मास्टर बी केयरफुल, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हिला। जिस मोमेंट स्वॉर्ड मेरी फोरहेड तक पहुंची, मैंने कामली अपना राइट हैंड उठाया और एक फिंगर से उस पर फ्लिक किया। वो लो ग्रेड स्पिरिचुअल स्वॉर्ड जो आयरन को मड की तरह स्लाइस करने के केपेबल थी, एक सिंगल टच से इंस्टेंटली शैटर हो गई। ब्लेड पर काउंटलेस क्रैक स्प्रेड हो गई, इससे पहले कि वो एक लाउड क्रैक के साथ फ्रैगमेंट्स में एक्सप्लोड हो जाए। जिस मोमेंट उसका लाइफ बाउंड आर्टिफैक्ट डिस्ट्रॉय हुआ, उस व्हाइट रोब्ड एल्डर के मुंह से ब्लड का माउथफुल निकल गया और उसकी आंखों में फियर भर गया। इम्पॉसिबल, तुम्हारे पास किस तरह की फिजिकल बॉडी है? यहां तक कि बॉडी कल्टीवेटर्स भी नंगे हाथों से स्पिरिचुअल वेपन्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मैंने उसे कामली देखा और कहा, बहुत फ्रेजाइल है। फिर मैंने थोड़ा सा अपने घुटने बेंड किए और मेरे पैरों के नीचे की जमीन इंस्टेंटली कोलैप्स हो गई, वहां सिर्फ मेरी एक आफ्टर इमेज छोड़ते हुए जहां मैं खड़ा था। अगले ही इंस्टेंट मैं ऑलरेडी हवा में 100 मीटर्स ऊपर डायरेक्टली उस ब्लड रोब्ड प्रिजनर के सामने था। ये फ्लाइट नहीं थी, ये सिंपली एक जंप थी। उस आदमी की प्यूपिल्स वायलेंटली श्रिंक हो गई। उसके पास एक स्पिरिचुअल एनर्जी शील्ड रेस करने का मुश्किल से टाइम था जब वो पैनिक में चिल्लाया, मास्टर प्लीज रहम खाएं, मैं शू क्लैन से बिलोंग करता हूं। मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला। मैंने बस एक पंच थ्रो किया। उसके पीछे कोई टेक्निक नहीं थी, सिर्फ एब्सोल्यूट पावर थी। मेरे फिस्ट की फोर्स ने एयर को ही कंप्रेस करके एक टेरिफाइंग कैनन लाइक ब्लास्ट बना दिया जो भारी तरीके से स्पिरिचुअल शील्ड पर स्लैम हुआ। वो बैरियर पेपर की तरह शैटर हो गया। मेरे पंच ने पियर्स किया और बिना किसी स्लो डाउन के उस आदमी की चेस्ट के आर पार हो गया और उस फोर्स ने उसके पीछे आसमान में 1 किलोमीटर लॉन्ग वैक्यूम ट्रेल को फाड़कर खोल दिया। उस प्रिजनर ने डिसबिलीफ में अपनी आंखें बड़ी कर ली जब उसने अपनी चेस्ट में हुए मैसिव होल को घूर कर देखा। मरने तक भी उसको यह समझ नहीं आया कि किस तरह की पावर ने उसे मारा था। फिर ग्रेविटी ने मुझे वापस नीचे खींचा और मैं लियू रुयांग के डायरेक्टली सामने सिटी वॉल के टॉप पर स्टेडीली लैंड हुआ। एक नियरली डिवाइन फिगर को, एक इमॉर्टल कल्टीवेटर को सिंगल पंच से मारते हुए देखने के बाद नॉर्दर्न आर्मी पूरी तरह कियोस में कोलैप्स हो गई। जनरल्स और सोल्जर्स सबने टेरर में भागने से पहले अपने वेपन्स और आर्मर फेंक दिए। इसी बीच ग्रेट चिन की दीवारों पर एक ईरी साइलेंस छा गई। हर सोल्जर अपनी आंखों में फियर लिए मुझे घूर रहा था, लेकिन मैंने उनमें से किसी पर कोई अटेंशन नहीं दी। मेरी गीज सिर्फ लियू रुयांग पर टिकी थी। भले ही उनका चेहरा ब्लड और डस्ट से स्टेन्ड था, वो अभी भी ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल थी। उन्होंने एक डीप ब्रेथ ली और फिर रिस्पेक्टफुली मेरी तरफ बाउ किया। थैंक यू इमॉर्टल मास्टर, मेरी लाइफ को और किंगडम दोनों को सेव करने के लिए। क्या मैं आपका ऑनर्ड नेम जान सकती हूँ? रुअन आपको पूरे रेल्म की पावर के साथ रीपे करने के लिए तैयार है। मैंने लाइटली अपना हाथ वेव किया और रिप्लाई किया, रिवॉर्ड्स की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने आया था। उन्होंने इमीडिएटली रिस्पेक्टफुली आंसर दिया, प्लीज पूछिए मास्टर, अगर रुअन को आंसर पता होगा तो मैं कुछ नहीं छिपाऊंगी। मैंने उस ब्लड रोब डेल्डर की कॉप्स की तरफ पॉइंट किया और पूछा, उस आदमी ने कहा कि वो शियू क्लैन से बिलोंग करता है, क्या उस क्लैन से कोई उसकी मौत का रिवेंज लेने आएगा? लियू रुअन ने एक्सप्लेन किया, शियू क्लैन बाउंड्री रेल्म के नॉर्दर्न बॉर्डर पर जांगुआन माउंटेन रेंज के अंदर रिसाइड करता है। बाउंड्री रेल्म और मॉर्टल रेल्म के बीच रिस्ट्रिक्शंस है, यहां तक कि अगर बाउंड्री रेल्म से कल्टीवेटर्स फोर्सफुली नीचे आते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ ग्रेटली सप्रेस हो जाएगी। फिर वो ध्यान से पूछने से पहले ब्रीफली हेजिटेट हुई, क्या मास्टर को शियू क्लैन की रिटेलिएशन से डर है? मैंने ऑनेस्टली नॉड किया और फिर चैन की सांस ली। गुड, वो जगह है। काफी दूर थे। मैंने छोटे वाले को मार दिया था, इसलिए मुझे फिक्र थी कि बड़े वाले कहीं ट्रबल क्रिएट करने ना आ जाएं। मुझे ट्रबल से सबसे ज्यादा नफरत है। फिर मैं पलटा और कैजुअली कहा, वेल देन, अगर और कुछ नहीं है तो अलविदा। उम्मीद करते हैं हमारे रास्ते दोबारा कभी न टकराएं। क्योंकि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल रूट्स नहीं थे, यहां तक कि ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स भी मेरी ट्रू डेप्थ को सेंस नहीं कर सकते थे। उनके लिए मैं बस एक ऑर्डिनरी मॉर्टल जैसा लगता था। जैसे ही मैं निकलने वाला था, ली रुआन ने पीछे से जल्दी से आवाज लगाई, मास्टर, ग्रेट चिन का थ्रोन वेकेंट है, अगर आप चाहें। मैंने अपना स्ट्रॉ हैट नीचे किया और अपना हाथ हिलाकर उसे इंटरप्ट कर दिया। मैं बस एक सिंपल टाउन चीफ हूं। ये कहने के बाद मैं आगे बढ़ा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। जब मैं गैंटन टाउन वापस लौटा तो लाइफ बस वैसे ही कंटिन्यू होने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो इस वर्ल्ड में मेरा 85th ईयर था। मेरी स्ट्रेंथ पहले ही 40 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी, पर मुझे एक प्रॉब्लम नोटिस होने लगी थी। सिर्फ स्ट्रेंथ इंक्रीज करने से एक बॉटल नेट क्रिएट होने लगा था। मेरा फिजिकल बॉडी अब ऐसी टेरिफाइंग पावर को मुश्किल से ही हैंडल कर पा रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि अगले साल से मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्रूव करना शुरू करूंगा। 90th ईयर आते आते लियू रुआन पहले ही ग्रेट चिन की एम्प्रेस बन चुकी थी। उसने डिलीजेंटली रूल किया और एम्पायर के चारों कोनों को शांत किया। इंपीरियल पैलेस के गहराइयों में उसने एक ब्लैंक स्टोन मॉन्यूमेंट बनवाया। हर महीने के 1st और 15th दिन वो खुद वहां रिस्पेक्ट्स पे करने जाती थी। बहुत कम लोग जानते थे कि वो किसी का वेट कर रही थी। इस दौरान मैं अपने दिन टाउन के पास एक छोटे पॉन्ड के किनारे फिशिंग करते हुए बिताता था। उन 10 सालों में मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन और वाइटैलिटी में 5 पॉइंट्स ऐड किए। मेरी बॉडी की हार्डनेस पहले ही टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल एनर्जी के कंपैरेबल हो चुकी थी। अगर कोई गोल्डन कोर कल्टीवेटर अब मुझ पर डायरेक्ट अटैक भी करे तो शायद वो मेरी स्किन पर बस एक खरोंच ही ला पाएगा।
फिर 95th ईयर के दौरान मुझे एक्सीडेंटली एक जुंगू मार्शल आर्टिस्ट से एक फ्रैगमेंटेड मैप मिला। उस मैप पर एक टेलीपोर्टेशन का लोकेशन मार्क था। पोर्टल जो स्पिरिट रेल्म की तरफ जाता था। मैंने उस पर एक नजर डाली और फिर कैजुअली उसे एक किताब में ठूंस दिया और एक टेढ़े टेबल को स्टेबलाइज करने के लिए यूज किया। स्पिरिट रेल्म जाऊं, क्या मजाक है। वो कहते थे कि वहां गोल्डन कोर कल्टिवेटर्स आवारा कुत्तों की तरह कॉमन थे, जबकि नीसेंट सोल एक्सपर्ट सड़कें भरी हुई थी। यहाँ मॉर्टल वर्ल्ड में मैं टाउन के किनारे किसी इनविंसिबल एंसेस्टर की तरह आराम से बैठ सकता था, पर स्पिरिट रेल्म में शायद मैं एक ऐसी आंट बन जाऊंगा जिसे कोई उंगली से कुचल सके। तो मैं भला वहां क्यों जाऊंगा? जो मैंने रियलाइज नहीं किया वो ये था कि अब तक मेरी फिजिकल बॉडी अकेले ही एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर को सप्रेस करने के लिए काफी पावरफुल हो चुकी थी। 100th ईयर आते आते गांतन टाउन के पुराने रेसिडेंट्स धीरे धीरे एक के बाद एक गुजर गए। मैं टाउन का सबसे ओल्डेस्ट पर्सन बन चुका था, फिर भी मेरा अपीयरेंस अभी भी किसी 20s के यंग मैन जैसा लगता था। सबको शॉक करने से बचने के लिए मैंने डिस्गाइज टेक्निक्स का यूज करके खुद को 2 नकली मूछें दी और उसकी जगह एक मिडिल एज्ड मैन बनने का प्रिटेंड किया। एक दिन लग्जूरियस रोब्स में सजी एक ब्यूटीफुल नोबल औरत आई इन टाउन। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। ये लियू रू यान थी। हमारी आखिरी मुलाकात को 20 साल बीत चुके थे और वक्त ने आखिरकार उसके चेहरे पर निशान छोड़ दिए थे। वो जानती थी कि मुझे ट्रबल से नफरत है, इसलिए उन पूरे 20 सालों के दौरान उसने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। पर अब थ्रोन एब्डिकेट करने के बाद वो अकेले यहां आई थी। मुझे चुपचाप देखते हुए उसने नरमी से पूछा, मास्टर, क्या रुआन को एक कप चाय मिल सकती है? मैंने शांति से सिर हिलाया और जवाब दिया, अंदर आ जाओ, मैंने अभी कुछ बनाई है। उसने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि मैंने एक बार किंगडम को कैसे बचाया था, और मैंने भी कभी उस पंच का जिक्र नहीं किया जिसने उस दिन अर्थ को हिला दिया था। इसके बजाय हमने ओल्ड फ्रेंड्स की तरह सिंपल चीजों के बारे में बात की, टाउन में हार्वेस्ट के बारे में या पड़ोस में वांग फैमिली की बिल्ली के बारे में। उस वक्त वो अब कोई एम्प्रेस नहीं थी जिसने एक एरा पर रूल किया था, और मैं भी किसी हिडन एक्सपर्ट होने का दिखावा नहीं कर रहा था। हम बस मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर ब्रीफली एक दूसरे को क्रॉस करने वाले 2 स्टार्स थे। आखिरकार लियू रुआन गांटन टाउन में परमानेंटली सेटल हो गई। उसने मेरे घर के बगल में एक छोटा सा कोर्टयार्ड खरीदा। हूम के हर रोज वो फूल और पौधे उगाती थी और वक्त वक्त पर मेरे पास चाय पीने आ जाया करती थी। उसने कभी मेरे कल्टीवेशन के बारे में नहीं पूछा, और एक अनस्पोकन अग्रीमेंट के तहत मैंने भी कभी उस दिन का जिक्र नहीं किया जब मैंने पैलेस को बचाया था। टाउन के लोग कहते थे कि ओल्ड मेयर ने आखिरकार एक आयरन ट्री को खिला दिया है और अब वो अपनी बाकी की लाइफ किसी के साथ बिताएगा। जब भी मैं उन रूमर्स को सुनता तो बिना कुछ एक्सप्लेन किए बस थोड़ा मुस्कुरा देता, क्योंकि मैं जानता था कि एक मॉर्टल की बाकी बची हुई लाइफ बहुत छोटी होती है। 115th ईयर आते आते मेरी स्ट्रेंथ 50 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी, जबकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन 20 पॉइंट्स हो गया था। मेरी फिजिकल बॉडी की डेंसिटी हॉरिफाइंग हो चुकी थी। अब चलने के लिए भी मुझे अपनी खुद की स्ट्रेंथ को केयरफुली कंट्रोल करना पड़ता था। फिर भारी बर्फबारी की एक सर्दी आई। पड़ोस का कोर्टयार्ड उस दिन अनयूजुअली शांत लग रहा था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि लू रुआन सिल्वर हेयर के साथ एक रॉकिंग चेयर पर लेटी हुई थी, और उसके शरीर पर एक मोटा फॉक्स फर लपेटा हुआ था। ये वही फर था जो उसने हमारी पहली मुलाकात के दिन पहना था। अब ये उम्र के साथ थोड़ा वॉर्न हो चुका था। आगे से उसने मुझे चुपचाप देखा और उसकी क्लाउडेड आंखों में शाइनेस और सैटिस्फैक्शन की एक झलक आई, बिल्कुल किसी जवान लड़की की तरह। मास्टर, मैं अब 15 साल से आपकी चाय पी रही हूं। रुआन को कोई रिग्रेट्स नहीं है। कांपते हाथों से उसने धीरे से अपने रोब से एक वार्म जेड टोकन निकाला। ये चिन इंपीरियल फैमिली की हाईएस्ट सीक्रेट मेडिसिन है। उस वक्त मैंने ग्रेट चिन के लिए सिर्फ किंगडम के गेट्स को डिफेंड नहीं किया था। मैंने ऐसा इसलिए भी किया था क्योंकि मैं जानती थी कि आपको ट्रबल से नफरत है। जब तक ग्रेट चिन एग्जिस्ट करता, वो इग्नोरेंट फूल्स कभी गांतन को डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करते। उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर होने लगी। आज मुझे जाना होगा। इस लाइफ में एंड तक मास्टर का साथ दे पाना रुआन पहले से ही सैटिस्फाइड है। गिरती हुई बर्फ के बीच लेजेंडरी एम्प्रेस अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए हमेशा के लिए चली गई। मैं वहां बर्फ में बहुत देर तक मोशनलेस खड़ा रहा। आखिरकार मैंने उसकी ग्रेव के सामने हॉट टी का एक कप रखा और धीरे से फुसफुसाया, अपनी अगली लाइफ में किसी इंपीरियल फैमिली में पैदा मत होना और किसी से मत मिलना। इमॉर्टल, किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जिसे तुम सच में प्यार करो और अपनी बाकी की लाइफ उसके साथ बिताना। ये आखिरी शब्द थे जो मैंने उसकी ग्रेव के आगे छोड़े। 120th ईयर तक मुझे अपनी बॉडी के अंदर एक और स्ट्रेंज सेंसेशन फील होने लगी। ये डर नहीं था, ये ज्यादा रिजेक्शन जैसा फील हो रहा था। ये वर्ल्ड खुद मेरी एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट करने लगा था। मेरी पावर बहुत टेरिफाइंग हो चुकी थी। हर सांस जो मैं लेता वो आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को डिस्टर्ब करती थी। मुझे पहले से भी ज्यादा केयरफुली अपनी ऑरा को कॉन्स्टेंटली सप्रेस करने पर मजबूर कर रही थी। दिन पर दिन मैं शांति से उस पुरानी टेबल के पास बैठा रहता, जिसके एक लेग के नीचे डायमेंशनल स्पिरिट मैप फंसा हुआ था, और मेरे ख्याल कहीं और खोए रहते। फिर एक दिन आसमान अचानक फट गया। लिटरली गंटन टाउन के ऊपर का आसमान टूटे हुए कांच की तरह क्रैक हो गया जब एक इनॉर्मस ब्लैक वॉर्टेक्स उसके ऊपर दिखाई दिया। उसी समय मैंने इस वर्ल्ड की रिजेक्शन को और भी स्ट्रांग होते हुए फील किया। ये लो लेवल रेल्म अब मेरे लेवल के प्लेयर को और कंटेन नहीं कर सकती थी।
आसमान से एक ब्रिलियंट लाइट आई। ये थी ग्लो ऑफ फोर्स्ड असेंशन। चाहे मैं चाहूं या नहीं, ये वर्ल्ड मुझे पूरी तरह से बाहर फेंकने की तैयारी कर रहा था। मैंने एक लंबी आह भरी। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार वक्त आ गया था इस जगह को छोड़ने का और कहीं और सरवाइव करते रहने का। मैंने गैंटन टाउन को आखिरी बार देखा। उस छोटे से टाउन में मेरी 120 साल की यादें थीं। फिर मैं अपने घर के अंदर लौटा और टेबल की टांग के नीचे से वो फटा हुआ स्पिरिट रेल मैप निकाला जिसे मैंने इतने सालों तक सपोर्ट की तरह यूज किया था। उसके बाद मैंने वो जेड पेंडेंट उठाया जो ल्यूरवान अपने पीछे छोड़ गई थी। फिर अपना छोटा सा ट्रैवल बंडल कंधे पर लटका लिया। आसमान की तरफ देखते हुए मैं चिल्लाया, मुझे जल्दी करना बंद करो यार, मैं खुद ही जा रहा हूं। फिर मैंने सीधे हवा में कदम रखा। डार्जिलिंग असेंशन लाइट को फॉलो करते हुए मैं एक्टिवली आसमान में उस जाइगेंटिक क्रैक की तरफ दौड़ा। जैसे ही मैंने इस वर्ल्ड को छोड़ा, मैं पीछे गैंटन टाउन की डायरेक्शन में पलटा और धीरे से अपनी एक उंगली झटकी। एक वार्म गोल्डन लाइट ने इंस्टेंटली पूरी सिटी को एनवेलप कर लिया। ये वास्ट कार्मा सील्ड विद 5 पॉइंट्स ऑफ डेस्टिनी। ये जगह 100 सालों की पीस और प्रॉस्पेरिटी एंजॉय करे, इसे मेरा फाइनल कंट्रीब्यूशन समझना। लाइट की एक फ्लैश में मेरी फिगर शांति में पूरी तरह से गायब हो गई। पीछे गांटन टाउन में टाउन के सभी लोग घुटनों के बल बैठ गए और अपने चेहरों पर आंसू लिए काउटो करने लगे। और किसी तरह सिटी के एंट्रेंस के स्टोन मॉन्यूमेंट पर रातों रात चुपचाप वर्ड्स की एक लाइन बन गई। इस जगह की अपनी लिमिट्स हैं, इसका नाम वुई है। मेरे आसपास की सीनरी कंटिन्यूसली चेंज होती रही। जब मैंने आखिरकार अपनी आंखें वापस खोली तो आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी डेंस थी कि उसने मुझे ऑलमोस्ट सफोकेट कर दिया। ये स्पिरिट रेल्म था, इमॉर्टल कल्टिवेटर्स की होली लैंड, और साथ ही सबसे क्रूअल अरीना जहां सिर्फ स्ट्रांग ही सर्वाइव करते थे। मैं एक इनॉर्मस असेंशन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा था और हर रंग के रोब्स पहने कल्टिवेटर्स से घिरा था। पर जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो सब कंफ्यूजन में फ्रीज हो गए। क्या ये एक इंटरवर्ल्ड असेंशन प्लेटफॉर्म है? उनमें से एक ने बड़बड़ाया। ये बंदा इतना ऑर्डिनरी दिख रहा है, इसके ऊपर तो स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन का एक ट्रेस तक नहीं है। मैंने तुरंत नर्वस होने का प्रिटेंड किया, अपनी गर्दन थोड़ी झुकाते हुए धीरे से पूछा, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, क्या आप मुझे रेड ऑयल सेक्ट की डायरेक्शन बता सकते हैं? जैसे ही उन्होंने मेरा सवाल सुना, प्लेटफॉर्म के आसपास के कल्टिवेटर्स एक दूसरे को घूरने लगे और फिर जोरदार हंसी में फूट पड़े। रेड ऑयल सेक्ट? ये तो नॉर्दर्न टेरिटरी के यिन माउंटेन्स में छुपा हुआ ग्रेट डेमोनिक सेक्ट है। तुम बस एक मॉर्टल हो जो अभी तक ची कंडेंसेशन तक भी नहीं पहुंचा है। क्या तुम सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हो? दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमने जरूर लोअर वर्ल्ड में किसी रेड ऑयल सेक्ट के एमिसरीज को ऑफेंड किया होगा और यहां जबरदस्ती खींच लाए गए होगे। बेचारा। मैंने उनके मजाक को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अपने छोटे से बंडल से मैंने मॉर्टल वर्ल्ड का एक गोल्ड नगेट निकाला और उस मोटे कल्टिवेटर की तरफ बढ़ा दिया जो सबसे जोर से हंस रहा था। बड़े भाई, क्या आप मुझे कम से कम जनरल डायरेक्शन दिखा सकते हैं? वो फैट कल्टिवेटर ने गोल्ड को विजिबल डिस्गस्ट के साथ देखा, पर उसने फिर भी नॉर्थ की तरफ एक उंगली उठाई। 300,000 ली उस तरफ, उस जगह जाओ जहां सबसे हैवी यिन एनर्जी और सबसे डार्क क्लाउड्स हों। पर ऑनेस्टली मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम मत जाओ। रेड ऑयल सेक्ट लिविंग सोल्स को रिफाइन करने के लिए फेमस है। तुम्हारी इस पतली स्किन और टेंडर फ्लैश के साथ तुम शायद एक कंप्लीट कॉर्प्स भी पीछे नहीं छोड़ पाओगे। मैंने सीरियसली सर हिलाया और पोलाइटली अपने फिस्ट्स कप किए। वार्निंग के लिए शुक्रिया भाई, मैं ऐसे इंसान हूं जो एडवाइस सुनता है। एक बार मैं अपनी बिजनेस को हैंडल कर लूं तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। फिर मैं नॉर्थ की तरफ मुड़ा और हल्के से अपने घुटनों को बेंड किया। अगले ही सेकंड 1000 साल पुराने आई स्टोन से बना असेंशन प्लेटफॉर्म, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर्स के अगेंस्ट भी इंडिस्ट्रक्टिबल था, एक डेफनिंग ब्लास्ट के साथ मेरे पैरों तले टुकड़ों में एक्सप्लोड हो गया। उस टेरिफाइंग रिकॉइल फोर्स ने एक वायलेंट स्टॉर्म पैदा कर दिया जो एक 18th लेवल हरिकेन के कंपैरेबल था। जब तक सब लोग उड़ा दिए जाने के शौक से रिकवर कर पाती, मैं पहले ही डिसअपियर हो चुका था कंप्लीटली। जो कुछ बचा था वो 100 मीटर से ज्यादा गहरा एक जाइगेंटिक क्रेटर था और मेरी रॉ फिजिकल बॉडी के जरिए आसमान में छोड़ा गया एक रिप्ड ट्रेल था। एरिया में डेड साइलेंस फैल गया। उस फैट कल्टिवेटर ने अपने कांपते हुए हाथ में रखे गोल्ड नगेट को घूरते हुए जोर से थूक निकला। क्या वो फ्लैश और ब्लड का कैसा मॉन्स्टर था? ऑर्डिनरी स्पिरिट रेल्म कल्टिवेटर्स के लिए फ्लाइंग स्वॉर्ड से 300,000 ली ट्रैवल करने में कई दिन लग जाते। मेरे लिए इसमें सिर्फ कुछ ही जंप्स लगे। आधे घंटे बाद नॉर्दर्न टेरिटरी के उन यिन हिडन माउंटेन्स की गहराई में, जहां ब्लैक मिस्ट और घोस्टली यिन एनर्जी अनगिनत सालों से लिंगर कर रही थी, रेड ऑयल सेक्ट का मेन हॉल गुस्से से भरा हुआ था। करंट सेक्ट मास्टर ओल्ड शैडो ब्लड मंक ने फ्यूरियसली अपना हाथ पटका और दहाड़ा, यूजलेस, तुम सब यूजलेस हो। 80 साल बीत चुके हैं, क्या तुम लोग अभी भी उस लोअर वर्ल्ड की डैम्ड टाउन चीफ को ढूंढ नहीं पाए हो? सालों पहले उसी सेम आदमी ने 9th एल्डर की लाइफ आर्टिफैक्ट और बॉडी दोनों को एक सिंगल फिंगर स्ट्राइक से चकनाचूर कर दिया था, जिससे लोअर वर्ल्ड में रेड ऑयल सेक्ट का फाउंडेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। अगर यह बदला पूरा नहीं किया गया, बुढ़े मंक ने गुस्से में स्नाल किया, तो हमारे सेक्ट का ऑनर कहां बचेगा? उसके नीचे घुटनों पर बैठे एल्डर्स डर से कांप रहे थे। उनकी सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार ग्रेट एल्डर ने बोलने की थोड़ी हिम्मत जुटाई।
सेक्ट मास्टर, उस आदमी ने लोअर वर्ल्ड को बहुत हेविली सप्रेस किया हुआ था। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से ऊपर का कोई भी डिसाइपल अगर हमने नीचे भेजा तो वो हेवनली लाइटनिंग से मारा गया। हम बस उसे ट्रेस ही नहीं कर सकते। शैडो ब्लड मंक का एक्सप्रेशन गुस्से की वजह से और भी डार्क होता गया, जो एक्सप्लोजन के पॉइंट तक पहुंच चुका था। पर अचानक ओवरवेलमिंग डिस्ट्रक्टिव फोर्स लेकर एक डैजलिंग साइन लाइट का स्फीयर आसमान से सीधे मेन हॉल के सामने व्हाइट जेड प्लाजा पर आकर क्रैश हुआ। पूरी यिन हिडन माउंटेन रेंज वायलेंटली हिल उठी। शॉकवेव के अंदर काउंटलेस पैलेसेस और पवेलियंस गिर गए, जबकि हर तरफ चीखें गूंज उठी। मरने वालों और जख्मियों की संख्या अनकाउंटेबल थी। हॉरिफाइड होकर सेक्ट मास्टर शोमिंग तुरंत अपने पीछे सभी एल्डर्स को लेकर हॉल से बाहर निकला। ऑल द एल्डर्स बिहाइंड हिम। प्लाजा के सेंटर में एक मैसिव क्रेटर बन गया था। डस्ट क्लाउड के अंदर एक यंग मैन खड़ा था जिसने एक पुरानी स्ट्रॉ हैट पहनी थी और एक फेडेड रोब जो कई सालों के धुलने से पतला हो गया था। कामली मैंने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। शूमिंग का चेहरा तुरंत शॉक से स्टिफ हो गया। मेरी बॉडी से किसी भी तरह की स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस नहीं आ रही थी। आखिर एक मॉर्टल पॉसिबली ऐसा कैसे कर सकता है? मैं आखिर था कौन और मैं रेड ऑयल सेक्ट के गेट्स तक क्यों आया था? मैंने धीरे से अपनी स्ट्रॉ हैट एडजस्ट की, अपना सर उठाया और शांति से क्राउड पर अपनी नजर घुमाई। मैं गनतन का टाउन चीफ हूं। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, पूरी जगह साइलेंट हो गई। शूमिंग की आंखें इंस्टेंटली चौड़ी हो गई। तुम वो लोअर वर्ल्ड का बॉडी कल्टिवेटिंग बारबेरियन? मैंने शांति से सर हिलाया। मैंने सुना है कि तुम लोग मुझे 80 सालों से ढूंढ रहे हो। फिर मैंने हल्के से आह भरी। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे किसी भी और चीज से ज्यादा ट्रबल से नफरत है, और मुझे यह भी पसंद नहीं कि लोग कॉन्स्टेंटली मेरे बारे में सोचते रहें। तो इसलिए मेरे असेंशन के ठीक पहले दिन मैंने डिसाइड किया कि रास्ते में रुककर इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सेटल कर दूं। शुइंग जोर से हंसा। उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंट झलक रहा था। हेवन का रास्ता खुला था, फिर भी तुमने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसके बजाय तुमने खुद को सीधे हेल के दरवाजे में झोंक दिया। लोअर वर्ल्ड में मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, पर यहां इस स्पिरिट रेल्म में मैं इनकारनेशन स्टेज का एक ग्रैंड मास्टर हूं। फिर वो अपने पीछे खड़े एल्डर्स की तरफ दहाड़ा। एल्डर्स, मेरा कमांड सुनो। 10,000 सोल डिवाउरिंग स्पेक्टर्स का ग्रेट फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। इसके टेंडन्स नोच लो, इसकी हड्डियां क्रश कर दो, इसकी सोल को लैंप फ्यूल में बदल दो। उसकी आवाज के पूरी तरह फेड होने से पहले ही दर्जनों कोर फॉर्मेशन एल्डर्स ने एक साथ इनकेंटेशंस चैंट करना शुरू कर दिया, और एंडलेस ब्लैक मिस्ट बिलियंस ऑफ रेजर शार्प ब्लेड्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जो सीधे मेरी तरफ ऐसे बढ़ रही थी जैसे कोई डार्क कर्टेन हेवन और सन को निगल रहा हो। एक इनकारनेशन रेल्म ग्रैंड मास्टर और एक पूरे डिमोनिक सेक्ट की फुल पावर के कंबाइंड अटैक को फेस करते हुए मैंने डॉज करने की कोशिश तक नहीं की। मैंने बस एक डीप ब्रेथ ली, धीरे से अपना राइट हैंड उठाया और अपनी मुट्ठी बांध ली। स्ट्रेंथ 50 पॉइंट्स, फॉर्चून 11 पॉइंट्स, वॉइड डेटोनेशन एक्टिवेट कर रहा हूं। फिर मैंने एक पंच मारा। वहां कोई स्पिरिचुअल ग्लो नहीं था, कोई लॉ फ्लक्चुएशन नहीं था, कोई भी मिस्टिकल फिनोमिनन नहीं था। ये प्योर फिजिकल डिस्ट्रक्टिव पावर थी। हवा खुद एक अनइमेजिनेबल फोर्स से एब्सोल्यूट लिमिट तक कंप्रेस हो गई और फिर वायलेंटली बाहर की तरफ एक्सप्लोड हुई। एक डेफनिंग ब्लास्ट फूटा और एक विजिबल व्हाइट शॉकवेव फैन शेप में आगे बढ़ी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को स्वीप अवे करती हुई। 10,000 सोल डिवाउरिंग स्पेक्टर्स का ग्रेट फॉर्मेशन इंस्टेंटली शैटर हो गया। वो एंडलेस ब्लैक ब्लेड्स एग्जिस्टेंस से इरेज हो गए, और उन कोर फॉर्मेशन एल्डर्स को स्क्रीम करने का टाइम भी नहीं मिला इससे पहले कि उनकी बॉडीज मेरे पंच से अनलीश हुए फ्यूरियस हरिकेन के नीचे ब्लड मिस्ट में एक्सप्लोड हो गई। शॉकवेव बिना मोमेंटम लूज की आगे बढ़ती रही और सीधे सेक्ट मास्टर शूमिंग की तरफ क्रैश हुई। उस सिंगल पंच के बाद हवा पूरी तरह रुक गई। रेड ऑयल सेक्ट का मेन पीक वैनिश हो चुका था। उसकी जगह सिर्फ एक जाइगैंटिक कैनियन बची थी, जो डिस्टेंस में हंड्रेड्स ऑफ ली तक स्ट्रेच हो रही थी, बॉटमलेस और साइलेंट। कामली मैं पीछे मुड़ा और उसी रास्ते से माउंटेन के नीचे वापस चलने लगा जहां से मैं आया था। मेरे स्पिरिट रेल में असेंशन से लेकर रेड ऑयल सेक्ट की डिस्ट्रक्शन तक सिर्फ एक आवर बीता था। उस मोमेंट पर लोअर वर्ल्ड का हर कार्मिक कनेक्शन फाइनली सेवर हो चुका था। अब कोई भी ट्रबल ढूंढते हुए यहां नहीं आएगा। मैंने साइलेंटली अपनी फ्यूचर लाइफ प्लान करते हुए अपनी चिन रब की। स्पिरिट रेल में स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी डेंस है कि हाइबरनेटिंग टर्टल टेक्निक के इफेक्ट्स यहां कम से कम डबल हो जाने चाहिए। फिर मैं अपनी स्ट्रॉ हैट के नीचे हल्के से मुस्कुराया। सबसे पहले मैं माउंटेन्स और रिवर्स के बीच छुपा एक छोटा सा मॉर्टल टाउन ढूंढूंगा। मैं अगले 10,000 ईयर्स तक हाइड करता रहूंगा। एक बार जब हर एट्रीब्यूट 10,000 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगा, मैंने अपनी स्ट्रॉ हैट थोड़ी और नीचे की और खुद पर धीरे से हंसा। उस पॉइंट पर मुझे फाइनली ट्रूली इनविंसिबल बन जाना चाहिए, है ना? असेंशन प्लेटफॉर्म पर हुई डिस्टर्बेंस आसपास की 17 सिटीज में सिर्फ हाफ अ डे के अंदर स्प्रेड हो गई। 3 डेज बाद रेड ऑयल सेक्ट की एनिहिलेशन की न्यूज स्पिरिट रेल्म के पूरे नॉर्दर्न रीजन में एक प्लेग की तरह फैल गई। पर स्ट्रेंजली किसी ने भी इन दोनों इंसिडेंट्स को एक साथ कनेक्ट नहीं किया। कोई भी ये बिलीव नहीं कर सकता था कि एक मॉर्टल जिसने अभी अभी लोअर वर्ल्ड से असेंड किया हो, वो 3000 ईयर्स की हिस्ट्री वाले एक डिमोनिक सेक्ट को एक हार से भी कम टाइम में डिस्ट्रॉय कर सकता है। मैं उस रिजल्ट से एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड था। लोग मुझ पर जितना कम अटेंशन पे करें उतना अच्छा है। कांगियान माउंटेन रेंज को छोड़ने के बाद मैंने डेलिबरेटली अपनी पेस स्लो कर दी। ये अब स्पिरिट रेल्म था, लोअर वर्ल्ड नहीं। वहां मैं कुछ भी करते हुए आराम से घूम सकता था। यहां मैंने डिसाइड किया कि मैं और भी लोअर प्रोफाइल मेंटेन करूंगा।
मैं साउथ की तरफ बढ़ा और इंटेंशनली सिर्फ उन रीजन से ट्रैवल किया जो मॉर्टल से इनहैबिटेड थे। 7 डेज बाद मैं विंड ब्रिज टाउन नाम की एक छोटी सी जगह पर रुका। ये टाउन माउंटेन से लगा हुआ था और एक रिवर को बॉर्डर करता था। मेजर सेक्ट से बहुत दूर और वेस्टर्न टेरिटरी के क्लोज था। यहाँ के मोस्टली रेजिडेंट्स हंटर्स, हर्ब गैदरर्स या पासिंग मर्चेंट्स थे। सबसे इंपॉर्टेंटली ये टाउन छोटा था और स्मॉल टाउन्स का मतलब यूजुअली फ्यूअर प्रॉब्लम्स होता था। मैंने एक ओल्ड कोर्टयार्ड हाउस खरीदने के लिए 2 टेल्स ऑफ सिल्वर खर्च किए। फिर मैंने वो जेड पेंडेंट जो लियो ट्रूयान ने मेरे लिए छोड़ा था उसे अपने बेड के पास लटका दिया और उस इनकम्प्लीट स्पिरिट रेल्म मैप का यूज एक क्रूकेट टेबल लेग को स्टेबलाइज करने के लिए करता रहा। मैं चाहे कहीं भी जाऊं वो चीज समहाउ टेबल्स को सपोर्ट करने के लिए परफेक्ट ही रहती थी। असेंशन के बाद अपने फर्स्ट ईयर के दौरान मैंने स्ट्रेंथ पॉइंट्स ऐड करना बंद कर दिया और उसके बजाय 1 पॉइंट माना में ऐड किया। इंस्टेंटली द ग्रेट हाइबरनेटिंग टर्टल टेक्निक जो मेरी बॉडी के अंदर स्लोली सर्कुलेट कर रही थी अचानक से इग्नाइट होती हुई लगी। स्पिरिट रेल्म की स्पिरिचुअल एनर्जी लोअर वर्ल्ड के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा डेंस थी और लाइफ में वेरी फर्स्ट टाइम मैंने क्लियरली किसी नई चीज को अपने अंदर पैदा होते हुए फील किया। एक थ्रेड, स्पिरिचुअल ओरिजिन का एक थ्रेड जो ट्रूली मुझे बिलोंग करता था। ये इनक्रेडिबली वीक था, इतना वीक कि शायद एक ची रिफाइनिंग कल्टीवेटर भी इसे नोटिस करने की परवाह ना करे, पर मेरे लिए इसका मीनिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था क्योंकि इसका मतलब था कि अब मैं सिर्फ एक टाउन चीफ नहीं था जो माइंडलेसली एट्रीब्यूट पॉइंट स्टैक करता रहता था। मैं फाइनली एक ऐसा टाउन चीफ बन गया था जो मार्शल पावर और मैजिकल आर्ट्स दोनों कल्टीवेट करता था। सेकेंड ईयर के दौरान मैंने माना में एक और पॉइंट ऐड किया। स्पिरिट रेल्म की स्पिरिचुअल एनर्जी से नरिश्ड होकर द ग्रेट हाइबरनेटिंग टर्टल टेक्निक एक बार फिर से इवॉल्व हो गई। ये अब सिर्फ एक सिंपल हाइबरनेशन टेक्निक नहीं रह गई थी, ये एक पूरी तरह से न्यू डिवाइन आर्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। मैंने इसका नाम शांगवू लॉन्गजेविटी एसेंस रखा। एक एब्सर्डली इंपोजिंग नेम, पर ऑनेस्टली इसका इफेक्ट इस चीज को डिजर्व करता था। ये ना सिर्फ लाइफ स्पैन को एफिशिएंटली कल्टीवेशन में कन्वर्ट कर सकती थी, बल्कि इसने मेरी वाइटैलिटी, माना और स्पिरिट को एक इनक्रेडिबली कंसील्ड स्टेट में कंप्रेस कर दिया। सिंपल टर्म्स में इसने मुझे छिपने में और भी बेहतर बना दिया। थर्ड ईयर आते आते मैंने अपना डिवाइन सेंस आउटवर्ड स्प्रेड करने की अटेम्प्ट की। जिस मोमेंट ये एक्सपैंड हुआ, पूरा फोंग याओ टाउन मेरे माइंड के अंदर उतना ही क्लियरली अपीयर हो गया जितनी कि मेरे हाथ की हथेली। मैंने ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की टोफू बेचने वाली विडो को चुपके से नेक्स्ट डोर वाले ब्लैक स्मिथ को सॉल्टेड वेजिटेबल स्लिप करते हुए देखा। मैंने उस गैम्बलिंग एडिक्ट को वेस्ट स्ट्रीट पर वो मनी डिगअप करते हुए देखा जो उसकी वाइफ ने अंडरग्राउंड छुपा रखी थी। मैंने टाउन ऑफिस के बैक कोर्टयार्ड में ओल्ड मेयर को एक लेजर पकड़ते हुए साई करते हुए भी देखा। इमीडिएटली मैंने अपना डिवाइन सेंस विड्रॉ कर लिया। बहुत ज्यादा जानना भी ट्रबल का ही एक दूसरा फॉर्म था। अनफॉर्चुनेटली ट्रबल सिर्फ इसलिए डिसअपियर नहीं होती क्योंकि आपको ये अनोइंग लगती है। हाफ अ मंथ बाद फांग याओ टाउन के पास एक थर्ड ऑर्डर डिमोनिक वुल्फ आ गया। ओल्ड मेयर 10 से ज्यादा गार्ड्स को सिटी गेट तक लीड करके ले गया, पर उन सबके पैर फियर से कांप रहे थे। पहले तो मैं क्वाइटली क्राउड के पीछे खड़ा रहा और इंटरफेयर करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, पर सभी पॉसिबल प्लेसेस को छोड़कर उस डिमोनिक वुल्फ ने मेरे कोर्टयार्ड की वॉल को चुना। हर एक रेजिडेंट टेरर में फ्रीज हो गया, जबकि ओल्ड मेयर तुरंत मेरे आगे अपने नीज पर ड्रॉप हो गया। मैंने उसे रैपिडली उठाया और सीरियसली एक्सप्लेन किया कि मैं बस एक पासिंग ट्रैवलर हूं। पर नेक्स्ट मॉर्निंग ही विलेजर्स स्पॉन्टेनियसली एक जायंट प्लैक उठाए मेरे घर आ गए और एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया। उस प्लैक पर 5 लार्ज गोल्डन कैरेक्टर्स लिखे हुए थे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे मेयर बन जाइए। मैं डोरवे पर खड़ा उन पेनफुली फेमिलियर वर्ड्स को साइलेंस में घूरता रहा। मैं स्पेसिफिकली कंटिन्यू हाइड करने के लिए ही स्पिरिट रेल्म में असेंड हुआ था। फिर भी काउंटलेस डिटूर्स के बाद मैं समहाउ वापस से एक मेयर बन गया। मैंने 3 अलग अलग बार रिफ्यूज किया, पर विलेजर्स 3 पूरे दिनों तक मेरे घर के बाहर नील करते रहे। एंड में मैं सिर्फ एक हेल्पलेस साई ही छोड़ सका और मैंने ये पोजीशन एक्सेप्ट कर ली। आखिरकार एक टाउन को मैनेज करना ऐसी चीज थी जिसका एक्सपीरियंस मुझे पहले से था, और इस तरह स्पिरिट रेल्म में मेरी वेरी फर्स्ट ऑफिशियल आइडेंटिटी फैंग याओ टाउन का न्यू मेयर बन गई। ये न्यूज जल्दी ही नियर बाय सेटलमेंट्स में स्प्रेड हो गई, जिसने सबको शॉक कर दिया। आखिरकार किसी ने भी कभी एक मॉर्टल को एक सिंगल फिंगर स्ट्राइक से थर्ड ऑर्डर डिमोनिक वुल्फ को किल करते नहीं देखा था। बहुत जल्द फैंग याओ टाउन फेम गेन करने लगा, और फेम नेचुरली अपने साथ नई प्रॉब्लम्स लेकर आई। स्ट्रेंज लोग एक के बाद एक टाउन में आने लगे। एक रैगेड यंग स्वॉर्ड्समैन जो एक ओवरसाइज्ड ब्लेड कैरी कर रहा था, एक यंग गर्ल जिसका एनिमीज हंट कर रहे थे जबकि वो एक ब्लड सोक्ड वेंडेटा कैरी कर रही थी, एक ब्लैक क्लोथ यूथ जिसके शैटर्ड मेरिडियंस थे, जो कॉन्स्टेंटली ऐसी चीजें मटर कर रहा था जैसे 30 साल बाद मैं रिवेंज के लिए लौटूंगा। जिस मोमेंट मैंने उनके फेसेस देखे, मेरी आईलिड्स वायलेंटली ट्विच करने लगी। बिना किसी हेजिटेशन के मैंने तुरंत अपने डोर के बाहर एक नया साइन टांग दिया। उस साइन में सिर्फ एक ही सेंटेंस था, ये टाउन डिसाइपल्स एक्सेप्ट नहीं करता, ब्रदरहुड अलायंसेस फॉर्म नहीं करता, एंगेजमेंट्स कैंसिल नहीं करता या लोगों को फीस पर स्लैप नहीं करता। क्राउड ने टोटल कंफ्यूजन में उस साइन की तरफ देखा। सिर्फ मैं ट्रूली समझता था कि वो रूल्स कितने इंपॉर्टेंट थे। अनफॉर्चुनेटली उन लोगों पर रूल्स का बहुत कम इफेक्ट होता था जो प्रोटैगनिस्ट डेस्टिनीज के साथ बॉर्न होते थे। स्पिरिट रेल्म में मेरे 5th ईयर के दौरान पूरी तरह से व्हाइट ड्रेस पहने एक वुमन फोंग याओ टाउन में आई। जिस मोमेंट उसने टाउन में एंटर किया, स्काई से स्नोफॉल होने लगी और हर पासरबाई रुककर उसे घूरने लगा।
वो सिंपली हद से ज्यादा ब्यूटीफुल और बहुत कूल थी। उसके पीछे गार्ड्स और प्रोटेक्टर्स का एक स्ट्रेंज ग्रुप आ रहा था जो सब टेरिफाइंग ऑरास कैरी कर रहे थे। श्वांका पैलेस की सेंट शू चिंगरन। जिस मोमेंट मैंने रिव्यू करते वक्त ये नाम सुना, मैंने क्वाइटली उसकी तरफ देखा, इससे पहले कि मेरी नजर उसके पीछे खड़े प्रोटेक्टर्स की तरफ गई। अगर तुम मुझसे मिलने आई हो तो इतने सारे लोगों को साथ क्यों लाई हो? शू चिंगरेन ने अपनी आंखें स्लाइटली लोअर की और सॉफ्टली आंसर किया, मैंने उन्हें चूज नहीं किया, वो मुझे फॉलो करने पर इंसिस्ट करते हैं। जिस मोमेंट उसने वो वर्ड्स कहे, मैं तुरंत समझ गया, ट्रबल फिर से आ चुकी थी। मैंने उसे कोर्टयार्ड के अंदर इनवाइट किया, पर जब प्रोटेक्टर्स ने उसे अंदर फॉलो करने का अटेम्प्ट किया, मैंने सिर्फ एक बार उनकी तरफ ग्लांस किया। एक हैवी बैंग के साथ